परमाणु की संरचना से संबंधित विभिन्न परमाणु मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें वीजे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और नील्स बोहर का ग्रही मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है और ये आपके लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तृतीय प्रश्न पत्र यानी विज्ञान एवं तकनीकी, जो किसके अंतर्गत है, MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। और इसमें अंतर्गत हम पढ़ेंगे इकाई 2 में हम पढ़ने वाले हैं। जो आज का टॉपिक होने वाले वो है परमाणु संरचना। ये वाला टॉपिक यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, तत्व यौगिक मिश्रण, धातुएं, पदार्थ, आवर्त सारणी, आवर्तिता और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और परमाणु ये यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। तो इकाई 2 में इतने टॉपिक अभी तक हो चुके हैं। और यदि आपने अभी तक इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से आप इन टॉपिक्स तक पहुंच सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दी गई है, आप प्लेलिस्ट को खोलिए, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर अभी तक जो इकाई 1 में भी जो सारे लेक्चर बने हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इकाई 1 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इकाई 2 अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस परमाणु संरचना अभी हमारा टॉपिक चल रहा है और अगले कुछ वीडियोस में ये परमाणु संरचना वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा और हम बहुत ही जल्दी इकाई 2 के अन्य टॉपिक को खत्म करेंगे। और ये इस प्रकार ये धीरे धीरे खत्म करके ये जो इकाई 2 है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा MPPSC और व्यापम से संबंधित। और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं MPPSC और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो MCQ वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने MCQ का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ PDF और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ MPPSC T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है यहाँ पे, प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और PDF नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैच है अक्टूबर में वो इस प्रकार से शुरू होने वाली है। जैसे MPSI का बैच है, MPSI की बैच, जो अन्य बैच सेकंड बैच है, ठीक है। इस प्रकार से जो अन्य बैच है आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप हमारे प्रोमो कोड का यूज कर सकते हैं। प्रोमो कोड है सरकार 10, इससे आपको 10% तक की छूट मिल सकती है इस सब्सक्रिप्शन में। तो इस प्रोमो कोड का उपयोग आप जरूर करें। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। विभिन्न परमाणु मॉडलों के आधार पर परमाणु संरचना, इंग्लिश में है वेरियस मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे जे थॉमसन के बारे में, जो इन्होंने दिया है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल 1904 में इन्होंने दिया। और नाभिक के मॉडल पढ़ेंगे जो कि दिया गया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में। ग्रहीय मॉडल यानी प्लेनेटरी मॉडल जो कि दिए गए हैं नील्स बोहर द्वारा। बोहर या बोर, इसे BOHR इंग्लिश में बोलते हैं, इसे बोहर, हिंदी में बोहर या फिर बोर
दोनों इसे इस प्रकार से प्रोनाउंशिएट करते हैं, ठीक है। 1913 में इसे दिया गया था। और अगला है क्वांटम मॉडल, जो कि एरविन श्रोडिंगर द्वारा 1926 में दिया गया है। ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमारे अभी जो फोकस होने वाला है ये तीन जो मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल, नाभिकीय मॉडल और ग्रही मॉडल, ये तीन यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन या फिर जो ऋणावेशित कणिकाएं हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर जो ऋणावेशित कणिकाएं हैं, परमाणु की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब फंडामेंटल इकाई, जिससे मिलकर परमाणु बना है। ये कहना है थॉमसन का, ठीक है। थॉमसन के अनुसार ये अवधारणा उनके द्वारा दी गई है। जबकि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे दो चीजें होगी। देखिए, ये मान लीजिए कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो चीज रखी हुई है जिससे मिलकर ये बना है, ये है ऋण आवेशित, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। लेकिन ये बॉक्स जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी उदासीन है। तो ये दो बात यहाँ पे थॉमसन के द्वारा निकल के आई, ठीक है। तो ये इस स्थिति को समझाने के लिए थॉमसन ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत किया, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको भी यहाँ पे लग रहा होगा कि इसके अंदर जो रखी चीजें हैं वो तो है नेगेटिव, और ये जो बाहर का जो एरिया, बाहर मतलब जो पूरा एरिया यदि बात करें, जो पूरी चीज है, जो पूरी वस्तु है, वो हम मान रहे हैं, या फिर ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जो पूरी वस्तु है वो न्यूट्रल है और इसके अंदर का सामान जो रखा है वो नेगेटिव है। ये कैसा है? तो ये जो स्थिति है, इसको समझाने के लिए ये थॉमसन द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया। हम जानते हैं इसके बारे में। इस मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना मेवे युक्त केक यानी प्लम पुडिंग के समान होती है, जिसमें संपूर्ण परमाणु एक धनावेशित गोले के समान होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें मेवे के समान बिखरे हुए रहते हैं, जैसा कि ये यहाँ पे इस चित्र में दिया गया है, ठीक है। जो मेवे के रूप में यहाँ इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, और जो धनावेशित भाग है वो यहाँ पे क्या क्या दिया गया यहाँ पे, जो एक परमाणु है वो एक धनावेशित गोले के समान होता है। जो पूरा परमाणु है वो किसके समान है? धनावेशित भाग के समान या धनावेशित गोले के समान है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे घुसे हुए या फिर यहाँ पे इस तरह व्यवस्थित है, ठीक है, जो मेवे के रूप में। तो यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार ये बताया है। और इसे तरबूज के लाल भाग यानी परमाणु का धनावेशित गोला में धसे हुए बीजों यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो लाल वाला भाग है वो क्या है? धनावेशित भाग है। ये तरबूज है, ये वाटरमेलन इंग्लिश में से बोलेंगे, ये तरबूज है। तो यहाँ पे जो धनावेशित भाग है वो यहाँ पे रेड वाला एरिया है, और इसमें जो ब्लैक वाला ये दिख रहा है, जो बीज है इसके, वो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पे इसे दर्शाया गया है, ठीक है। जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसकी तुलना इससे की गई है। तो इस प्रकार ये एटॉमिक जो एटम मॉडल है, ठीक है, वो इस प्रकार से दिखता है। मतलब इस प्रकार से संरचना यहाँ पे ये एरिया है, ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्रकार यहाँ पे व्यवस्थित होता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे दिखता है। तो ये इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो थॉमसन के अनुसार क्या है? थॉमसन के अनुसार ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, ठीक है। +1 -1, ठीक है। जो परिमाण है इनका वो समान होते हैं, 1 और 1, जो हम लगभग में उसका जो मानते हैं, ठीक है। लगभग में इसका जो आवेश मानते हैं, धनावेश और ऋणावेश का जो परिमाण है वो +1 और -1 इस प्रकार से हम लेते हैं। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन यानी इलेक्ट्रो न्यूट्रल होते हैं। +1 -1 दोनों को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। +1 और -1 दोनों को बैलेंस कर लेंगे और ये हो जाएंगे न्यूट्रल यानी उदासीन। इस कारण ये जो परमाणु था, यहाँ पे हमने जो बड़े बॉक्स की बात किए थे, इसके अंदर जो चीज रखी है वो नेगेटिवली चार्ज थी, यानी ऋणावेशित थी, या उसमें ऋणात्मक आवेश था। और यहाँ पे जो परमाणु था वो उदासीन क्यों था? उदासीन इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। जो यहाँ पे इस प्रकार ये जो संरचना यहाँ पे थॉमसन का परमाणु मॉडल द्वारा जो दी गई है इस प्रकार से, तो ये ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। तो इसलिए जो परमाणु रहता है वो विद्युत उदासीन रहता है थॉमसन के अनुसार, ठीक है। ये इस प्रकार आप इस वाले क्षेत्र में देखिए, इस वाले क्षेत्र में भी यही बताने का प्रयास किया गया है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये धनात्मक आवेश का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये हो जाएगा परमाणु। इस प्रकार हो जाएगा क्या?
न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है, इलेक्ट्रो न्यूट्रल यानी विद्युत उदासीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस मॉडल की कुछ कमियां भी थी, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। ये क्या थी? थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में यह नहीं समझा सके कि परमाणु में धनावेश किस प्रकार ऋणावेशित कणिकाओं यानी इलेक्ट्रॉन को अपने में अंतर्निहित रखता है, किस प्रकार रखता है, मतलब उसका जो क्रम है या फिर किस प्रकार से अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से है। या तो ये ऋणावेशित कणिकाओं यानी इलेक्ट्रॉनों को अपने अपने अंदर किस प्रकार रखता है, जो धनावेश है वो अपने अंदर किस प्रकार रखता है, ये वो नहीं समझा सके थे, ठीक है। दूसरी इसमें कमी ये थी कि यह मॉडल परमाणु की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझाने तथा नाभिक की उपस्थिति बताने में असफल रहा। इसमें नाभिक का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, नाभिक का कोई जिक्र नहीं है, और परमाणु की स्थिरता स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझाने में असफल रहा। तो ये थॉमसन के परमाणु मॉडल की दो कमियां थी। इसके बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने दिया अपना परमाणु मॉडल, इसके बारे में जानते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उसके सहकर्मी रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में काम कर रहे थे। वह अल्फा कणों का पदार्थों के ऊपर प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार अल्फा कण किसी पदार्थ पे पड़ेंगे तो किस प्रकार वो रिएक्ट होगा, ठीक है। तो अल्फा कण जो है हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। अल्फा कण जो है हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। अल्फा कणों को हीलियम के परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अल्फा कणों को हीलियम के परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 1910 में हैंस गीजर यानी जो रदरफोर्ड का तकनीशियन है और अर्नेस्ट मार्सडेन जो रदरफोर्ड का छात्र है, उन्होंने दोनों ने अल्फा कणों के प्रसिद्ध प्रकीर्णन का प्रदर्शन किया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी इसे बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकीर्णन प्रयोग का इन्होंने प्रदर्शन किया। इसके कारण थॉमसन के मॉडल का खंडन हो गया। थॉमसन द्वारा जो दिया गया मॉडल था उसका खंडन हुआ। आइए हम इस प्रयोग को जानें। इस प्रयोग में एक रेडियोधर्मी स्रोत से निकली अल्फा किरणों की धारा को स्वर्ण धातु की पतली पन्नी के माध्यम से पारित किया गया। यहाँ पे देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल का स्रोत है ये। यहाँ से हम इसको यहाँ से इसकी बमबारी होगी, ठीक है। यहाँ पे बमबारी होगी इसकी अल्फा कणों की। यहाँ पे कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी ये पतली पन्नी पे। पतली पन्नी पे इस प्रकार का सेटअप है, ठीक है। ये सोने की पतली पन्नी है जो कि बहुत ही ज्यादा पतली है। इसकी जो मोटाई हम देखते हैं 0.000004 सेंटीमीटर, इतनी मोटी है, मतलब इतनी पतली है, ठीक है। इतनी कम मोटी है, यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे ये स्क्रीन यहाँ पे लगी है, ठीक है, ये स्क्रीन है। और यहाँ पे ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये सेटअप है। यहाँ से हम देखते हैं इसके आगे इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो पतली पन्नी है, पतली पन्नी के माध्यम से अल्फा किरणों को यहाँ पे पारित किया गया, मतलब एक उसमें से निकाला गया। और पन्नी के पीछे डीप सील प्लेट पर गिरने से उत्पन्न चमक की जांच की। पन्नी के पीछे जो डीप सील प्लेट है, ये वाली प्लेट है जो डीप सील प्लेट है, इस पर गिरने से उत्पन्न चमक की जांच की, ठीक है, इसकी जांच की। और थॉमसन के मॉडल के अनुसार यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने की परत के पार सीधे जाएंगे। पहले सोचा यह था कि यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा कण यदि डालेंगे, यहाँ से बमबारी होगी तो ये सीधे निकल जाएंगे। ये सोचकर इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट जो कि परत के पीछे रखी गई है, उससे जो प्राप्त जो चीजें हुई है वो इन्हें हैरतअंगेज करने वाली थी, ठीक है। जो इन्होंने सोचा था कि सीधे निकल जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। वो क्या हुआ, जब यहाँ पे इस प्रकार से सेटअप जमाया गया, यहाँ से बमबारी की गई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा कणों की, यहाँ से, ठीक है, स्वर्ण पन्नी पे, तो यहाँ पे क्या क्या वो हम देखते हैं। अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए, ठीक है। अधिकतर जो अल्फा कण थे अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने की परत से बाहर निकल गए, ये निकल गए, ठीक है, ये इस प्रकार से निकल गए। तो
इसलिए यह निष्कर्ष दिया गया कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग रिक्त है। अधिकांश भाग क्या है? रिक्त है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या निकल गई यहाँ पे? बहुत कम समय में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में, समय में नहीं, बहुत कम संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ठीक है। ये जो यहाँ से 20 से विक्षेपित हुए होंगे उसकी संख्या यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ठीक है। तीसरा है, बहुत कम अल्फा कण 180 अंश पर विक्षेपित हुए। 180 अंश मतलब ये देखिए, ये होता है 0 और ये 0 में गए, ये यहाँ पे ये, ठीक है, इस प्रकार ये गए, ये पढ़नी है, ये 0 डिग्री से गए और 180 से वापस आए। ठीक है, जैसा गए वैसे ही वहाँ पे वापस आए, तो यहाँ पे ये क्षैतिज वाला एरिया यहाँ पे मिल रहा है हमको, तो 180 अंश यहाँ पे मिलेगा। तो बहुत कम अल्फा कण जो है 180 अंश पर विक्षेपित हुए, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश भाग और द्रव्यमान, संपूर्ण धनावेश भाग यानी पॉजिटिवली चार्ज वाला एरिया और या पार्ट और जो द्रव्यमान है परमाणु के बहुत कम आयतन में ही निहित है। बहुत कम आयतन में निहित है। ठीक है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे देखने को मिली। अब उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल यानी न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रस्तुत किया, जो निम्नवत है। जो क्या है? परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित है। कहाँ निहित है? केंद्र में। जिस प्रकार एक परमाणु है, परमाणु संरचना, तो इसका द्रव्यमान और जो नाभिक है वो कहाँ पे है? सॉरी, नाभिक की यहाँ बात नहीं, जो धनावेश है ये हम आगे चल के इसका नामकरण होगा। ये धनावेश जो है, धनावेश और जो द्रव्यमान है, ठीक है, जो द्रव्यमान है इसका केंद्र में निहित है, जिसे नाभिक कहते हैं। आप कहेंगे इसे नाभिक। ठीक है, आप कहेंगे इसे नाभिक। इसको क्या कहेंगे? नाभिक। जो धनावेश है उसको अब बोलेंगे हम नाभिक। नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। जो नाभिक का आकार है, यहाँ पर देखिए इतना बड़ा ये परमाणु है, तो इसका नाभिक का आकार बहुत ही छोटा होगा। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं यानी सर्कुलर ऑर्बिट्स में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ? नाभिक के चारों ओर सर्कुलर यानी वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इस प्रकार से ये गति करते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम से की है, जिसमें नाभिक सूर्य के समान है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान है। जैसे ये यहाँ पे जो गतिशील ग्रह रहते हैं, ठीक है, ये सूर्य है, इस प्रकार ये इसके आसपास जो चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार जो चक्कर लगा रहे होते हैं, जैसे जो सूर्य है, ठीक है, सन है, वो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सारे ग्रह हैं, ये इसके आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चक्कर लगा रहे थे, इसकी तुलना मतलब इससे किसकी तुलना की गई? परमाणु से। परमाणु और इसकी तुलना की गई किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा इसकी तुलना की गई। और तीसरा जो है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आकर्षण बलों के द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? जो यहाँ पे कक्षाओं में घूम रहे हैं, और यहाँ पे जो नाभिक है, नाभिक यानी सेंटर पे, तो ये एक दूसरे से आकर्षण बलों द्वारा परस्पर बंधे हुए रहते हैं। ये इस प्रकार जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो इस प्रकार हम यहाँ समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे द्रव्यमान है और ये नाभिक है, द्रव्यमान और ये नाभिक है। ठीक है, और ये इस प्रकार कुछ विक्षेपित हुए, कुछ सीधे निकल गए, 180 पे निकल गए। ठीक है, 180 पे निकल गए। 3 कंडीशन यहाँ पे हुई। एक तो आए जो वो 180 कह रहा, सॉरी, ये सीधे निकले, 180 नहीं है, ये यहाँ पे ये क्या हुआ? सीधे निकल गए। दूसरा यहाँ पे विक्षेपित हुए और कुछ यहाँ पे ये बना नहीं, यहाँ पे ये टकराए और ये वापस आ गए, सीधे गए वापस आएगा 180 वापस आई। 3 कंडीशन यहाँ पे हुई। तो 3 कंडीशन का हमने एक एक करके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अगला हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। इसकी कुछ कमियां थी इस मॉडल की, वो हम देखते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नियमों के अनुसार, विद्युत गतिकी के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई आवेशित कण विकिरण का उत्सर्जन करेगा। जो विद्युत गतिकी है यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई आवेशित कण विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी।
और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक के पास आता जाएगा और अंततः ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये इस कक्षा में ये या इस ऑर्बिटल में यहाँ पे ये चक्कर चक्कर लगा रहा है, तो ये कोई आवेशित है, ठीक है, ये कोई आवेशित कण है। तो ये आवेशित कण है, तो ये विद्युत गतिकी के अनुसार जो आवेशित कण है विकिरण उत्सर्जन करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा। ये देखिए, ये विकिरण उत्सर्जित करेगा, ये विकिरण यहाँ पे उत्सर्जित करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा, और जिससे उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी। उत्सर्जित करेगा तो ऊर्जा में कमी होगी, कोई चीज छोड़ रहा है तो उसमें, या फिर कोई चीज त्याग कर रहा है तो उसके पास वो उस चीज की कमी होगी, तो यहाँ पे ऊर्जा की कमी होगी और लगातार ही होती जाएगी, और वह क्या क्या होगा, नाभिक के पास आता जाएगा और अंततः ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा। ये इस प्रकार ये नाभिक में क्या हुआ, गिर गया, इस प्रकार नाभिक में गिर गया। इस प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु स्थायी होता है। परमाणु अस्थायी होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, परमाणु स्थायी होता है। तो ये एक कमी है रदरफोर्ड मॉडल की। दूसरा है, इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं किया, ठीक है। ये दो कमी यहाँ पे थी। इसके बाद आए बोर वैज्ञानिक आए यहाँ पे, नील्स बोर, इन्होंने दिया अपना परमाणु मॉडल, ठीक है। 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो मैक्स प्लैंक एक वैज्ञानिक है, मैक्स प्लैंक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी पर आधारित था। अब आप बोलेंगे क्वांटम थ्योरी क्या थी, तो क्वांटम थ्योरी या फिर क्वांटम सिद्धांत ये है कि ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन यानी एमिशन अथवा उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर ना होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं, जिसे क्वांटम कहा जाता है, ठीक है। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन निरंतर ना होकर, उत्सर्जन या अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन निरंतर न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स यानी बंडल के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं, इसे क्वांटम कहा जाता है, ठीक है। ये है क्वांटम सिद्धांत। इसके आधार पे बोर ने अपने जो परमाणु मॉडल है उसको प्रस्तुत किया। देखेंगे इसके बारे में क्या है। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही यानी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही निश्चित ऊर्जा, पहला हो गया निश्चित ऊर्जा, कोणीय संवेग दूसरा हो गया, और तीसरा है नाभिक से अपनी ऊर्जा से समानुपाती दूरी, नाभिक से अपनी ऊर्जा से के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। कहाँ पे चक्रण करते हैं, यहाँ पे नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं, और निश्चित ऊर्जा और कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। तो तीन कंडीशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अगला है, नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को बाहर की ओर क्रमशः, बाहर की ओर मतलब जैसे ये यहाँ पे देखिए बाहर की ओर, ये नाभिक है, यहाँ पे धनावेशित भाग है, यहाँ पे KLMN, तो बाहर की ओर क्रमशः KLMN अथवा 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बाहर की ओर ये पहला वाला रहेगा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, इस प्रकार से 1 2 3 4 ये पहला दूसरा तीसरा चौथा। हाँ, हालांकि हिंदी का अंग्रेजी में मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो क्रम रहेगा इस प्रकार से रहेगा, और जो KLMN के फॉर्म में यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये कोश है, KLMN रहेगा, और ऊर्जा स्तर के तौर पर हम बात करें तो 1 2 3 4 इस प्रकार से ये आगे होते जाएगा। प्रत्येक कक्षा, इसको इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट अथवा कोश या सेल की एक निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक जो कक्षा होती है या प्रत्येक जो कोश होता है उसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, ऊर्जा एनर्जी लेवल, ठीक है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाएगा, एनर्जी लेवल। इनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए कोश को या फिर कक्षा को एनर्जी लेवल भी हम कहते हैं। चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं करता है। जो चक्रण करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये चक्रण कर रहा है, इस प्रकार से कुछ चक्रण कर रहा है, तो ये चक्रण करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन रहेगा सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं करता, बल्कि वह अपनी निकटतम कक्षा में जाने के लिए, ये कक्षा है इसकी, ये हो सकता है ये इसमें आ जाए या इसमें चल जाए,
ठीक है। इस प्रकार बल्कि वह अपनी निकटतम कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है। अवशोषण अवशोषण और उत्सर्जन करता है, जिसे क्वांटम लीप कहा जाता है। क्वांटम लीप, ठीक है, क्वांटम लीप कहा जाता है इसे। ये नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है, उत्सर्जन और अवशोषण नहीं करता जब ये चक्रण कर रहा होता है, लेकिन जब इसको कहीं जाना होता है अपनी पास वाली कक्षा में, तब ये उस ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा या फिर उत्सर्जित कर देगा ऊर्जा को, जिसे हम क्वांटम लीप कहते हैं। अब बात आती है कि कब ये अवशोषित करेगा और ये कब ये उत्सर्जित करेगा ऊर्जा को। देखते हैं यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे इसको अधिक ऊर्जा स्तर वाले में जाना है। निम्न यहाँ पे जो अभी वर्तमान ऊर्जा स्तर है उससे उच्च ऊर्जा स्तर वाले में जाना है, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा, यानी कि अपने अपने में ऊर्जा लेगा, ऊर्जा लेने के बाद ही वो बाहर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये समझ सकते हैं कि ऊर्जा ये लिया और यहाँ पे ये बाहर गया। तब तथा जब अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, अधिक से कम में जाएगा तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब ज्यादा है उसके पास, उसको कम में आना है तो उसको अपने छोड़ने पड़ेगा ऊर्जाएं, तो वो क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करके उसके अपने नजदीकी जो पास वाली कक्षा है उसमें जाने के लिए क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और अपने नजदीकी कक्षा में जाएगा। तो ऊर्जा का अवशोषण कब करेगा, जब उसे अपनी नजदीकी उस ऊर्जा स्तर से अधिक वाले ऊर्जा स्तर में जाना है और उस ऊर्जा स्तर से कम वाले ऊर्जा स्तर में आना है, तो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा जो अपने पास ऊर्जा है उसको। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। अब देखते हैं आगे, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को संतुलित कर देता है। ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है ये अपनी ओर खींचेगा और जो अपकेंद्रीय बल है ये बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, ये अपनी ओर खींचेगा और ये बाहर की ओर जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। और यही कारण है कि चक्रणशील इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। चक्रणशील चक्रणशील इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, ठीक है, जो घूर्णन कर रहे हैं, जो चक्रण कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चक्रण कर रहे हैं वो नाभिक में नहीं गिरते। यही कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे दो बल एक दूसरे को यहाँ पे बैलेंस कर रहे होते हैं, यानी बराबर यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और ये बराबर एक दूसरे को सामंजस्य बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थिर विद्युत बल अंदर की ओर लगेगा और जो अपकेंद्रीय बल है वो बाहर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इस प्रकार नाभिक में नहीं गिरेगा और इस प्रकार ये गोल गोल यहाँ पे चक्रण करते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में ये क्या है, 1 2 3 4 ये ऊर्जा स्तर है। कक्षकों की बढ़ती ऊर्जा इस प्रकार है। यहाँ पे क्या है, ये 2 में है। ठीक है, n बराबर 2 में है, अधिक ये कोई ऊर्जा स्तर है यहाँ पे n बराबर 2। यहाँ से इसको 1 में जाना है तो ये ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। E बराबर एच एफ, ये सूत्र होता है, E बराबर एच एफ। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, E बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मानी ई फाइनल में से मतलब अंतिम वाली स्टेज में से प्रारंभिक स्टेज को घटा देंगे तो जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको फिर से बता देता हूँ, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई मतलब एनर्जी, फाइनल एफ से फाइनल, ई आई से इनिशियल, तो ये फॉर्मूला होता है। और ई बराबर क्या होता है, एच एफ, ई बराबर एच एफ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये मॉडल है वो इस प्रकार से था। ये चित्र में क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन उचित मात्रा का ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित करके अपनी ऊर्जा स्तर में परिवर्तित कर सकता है, अपनी ऊर्जा स्तर परिवर्तित कर सकता है। ये इस प्रकार हमने देखा। ठीक है, यहाँ पे बोर द्वारा दी गए परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी। जो अभी तक हमने पढ़ा जो मॉडल है इसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी, बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणुओं की व्याख्या करने में सफल रहा। छोटे परमाणु जैसे सरल परमाणु जैसे हाइड्रोजन परमाणु है उसकी व्याख्या करने में सफल रहा, यानी सक्सेसफुल रहा, परंतु अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले जटिल परमाणु की व्याख्या करने में यह प्रभावी नहीं था। दूसरी कमी क्या है इसकी, यह मॉडल परमाणु के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रा पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र में वर्ण रेखाओं के विस्तार को समझाने में असफल रहा। तो ये दो इसके मेजर ड्रॉबैक्स थे, ये बोर के परमाणु मॉडल की कमियां थी। ठीक है, तो आई होप ये जो मॉडल है आपको समझ में आए होंगे और काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है क्या इसमें कमियां थी, क्या ये मॉडल थे और किस प्रकार इन्होंने अपने अपने प्रयोग किए। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और लेकिन यदि आपको पसंद ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम अगले कंटेंट में इसका सुधार कर सकें। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जो कि उत्तर लेखन ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप को और चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमारे द्वारा रोजाना मॉनिटरिंग होती है, यानी 24/7 आवर मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है। और यहाँ पे उत्तर लेखन विशेष जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप रोजाना उत्तर लेखन का अभ्यास करते हैं। हमारे द्वारा यहाँ पे उत्तर भेजे जाते हैं, हमारे यहाँ प्रश्न भेजे जाते हैं और आपके द्वारा वहाँ पे भेजे जाते हैं उत्तर, और उन उत्तरों की समीक्षा हमारे द्वारा की जाती है कि आपका उत्तर कितना सही है, कितना खराब है, कितना उसमें सुधार की आवश्यकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और जब तक आप उत्तर लेखन नहीं करेंगे अपनी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है वो आप अपूर्णतः यानी जो धारदार तरीके से वो नहीं होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप उत्तर लेखन ग्रुप में जुड़ जाइए, ये आपके लिए ही बनाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैच है अक्टूबर में वो इस प्रकार से शुरू होने वाली है। जैसे एमपीएसआई का बैच है, एमपीएसआई की बैच, जो अन्य बैच सेकंड बैच है, ठीक है। इस प्रकार से जो अन्य बैच है आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप हमारे प्रोमो कोड का यूज़ कर सकते हैं। प्रोमो कोड है सरकार 10, इससे आपको 10% तक की छूट मिल सकती है इस सब्सक्रिप्शन में। तो इस प्रोमो कोड का उपयोग आप ज़रूर करें। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा।